गृह मंत्रालय द्वारा 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन 3.0 के लिए दिए दिशा निर्देश आज से हुए लागू। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कई राज्यों में ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी सामान और दुकान खोलने समेत कई प्रतिबंधों में मिलेगी छूट। रेड जोन में प्रतिबंध रहेंगे जारी। केंद्र ने राज्यों को लिखा, आवागमन की सुविधा केवल फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए होगी, न कि रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रह रहे लोगों के लिए। राज्य में जिलों के बीच आवागमन अभी भी प्रतिबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ निरपेक्ष देशों की शिखर बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे भाग। सदस्य देशों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति और इस महामारी के खिलाफ प्रयासों में बेहतर तालमेल को लेकर होगी बैठक में चर्चा। भारत में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 29,453, 11,706 मरीज हुए स्वस्थ। अब तक 1,373 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े। अब तक कुल 35 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 2,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोविड-19 से 11,58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन 3.0 आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार आज से देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर गतिविधियों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि लोगों की राहत के लिए दी जा रही रियायतों का लाभ लिया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए लोगों को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिले का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किया है। इन जोन्स के वर्गीकरण के अनुसार गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी। रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई कॉमर्स को अनुमति। रेड जोन में अंतर्राज्यीय, अंतर जिला बसें नहीं चलेंगी। रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा रहेंगे बंद। ऑरेंज जोन में टैक्सी, 2 सवारी के साथ 2 पहिया वाहनों को अनुमति। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब, एग्रीगेटर 1 सवारी, 1 ड्राइवर को अनुमति। ग्रीन जोन की बात करें तो प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति। मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरे देश में रहेगी जारी। मालवाहक वाहनों को किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे लोगों की सहूलियत के लिए दी जा रही रियायतें सिर्फ मजबूरी में फंसे लोगों के लिए दें। केंद्र ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो लॉकडाउन के ऐन पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृहनगर जाना चाहते हैं। 17 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में केंद्र ने देश के अधिकतर हिस्सों में कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन इस दौरान भी लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 3.0 के दौरान रेड जोन के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट सभी सावधानियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में दी जाएंगी। स्कूल्स, मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट ये सब बंद रहेंगे। सार्वजनिक वाहन, मेट्रो, बस, रेल, एयर रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये भी सेवाएं बंद रहेंगी।
65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे और रहना भी चाहिए। कनॉट प्लेस, मॉल्स और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। मालवाहकों की निर्बाध आवाजाही के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी कि 1930 जारी किया है। इस पर कॉल कर ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर अपनी परेशानी बता सकते हैं और उनकी समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान हाईवे पर आने वाली शिकायतों का भी समाधान होगा। इस बाबत गृह मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो है 1930 और NHAI का हेल्पलाइन नंबर 1033 भी उपलब्ध रहेगा। इन हेल्पलाइन नंबरों के जरिए लोग मदद मांग सकते हैं। कंट्रोल रूम में सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी भी रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने में मालवाहकों को किसी भी किस्म की परेशानी न हो। तो अगर आप हाईवे पर अगर किसी तरह की भी शिकायतें हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। NHAI का नंबर है 1033। इस पर डायल करके अपनी परेशानी बताई जा सकती है और सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी कंट्रोल रूम में लगातार मौजूद रहेंगे और सभी परेशानियों का फौरन निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। हेल्पलाइन नंबरों के जरिए लोग मदद मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष देशों यानी कि नैम सदस्यों की आज शाम शिखर बैठक आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित होगी। ये बैठक अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेव की अध्यक्षता में हो रही है, जो 2019 से 2022 तक नैम के अध्यक्ष हैं। कोरोना महामारी से लड़ रहे विश्व के कई बड़े संस्थानों के प्रमुखों के अलावा नैम के कई नेता भी बैठक को संबोधित कर सकते हैं। 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस और अफ्रीकन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष मूसा फाकी मोहम्मद भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के पहले से रिकॉर्ड किए संदेश देने की उम्मीद है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 29,453 पहुंच गई है। देश भर में 11,706 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,373 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड का ब्रांड है वीटा, जो हरियाणा वासियों को दुग्ध उत्पाद पहुंचाता है। लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को दूध व उससे जुड़े उत्पाद सुगमता से मिल सके, इसके लिए वीटा प्लांट्स पर सभी दूध उत्पादकों से दूध लिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद वीटा के पास पहुंचने वाले दूध की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के दौरान दूध और उसके उत्पादों की सप्लाई को सुचारू रखना बड़ी चुनौती है। ऐसे में हर घर तक दूध पहुंचे, इसके लिए हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड प्रदेश भर में जी जान से लगा है। वीटा के प्रबंध निदेशक के मुताबिक वीटा का प्रोक्योरमेंट पहले साल से बढ़ा है, जो कि लगभग 7 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। वीटा बूथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहन रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक वर्कर का जो एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर हम थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर लेना, सभी को ग्लव्स और आपके मास्क और हर व्हीकल जो अंदर आ रही है उसका स्पेशल स्प्रे करके डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो 500 अप्रॉक्सीमेटली जो बूथ हैं उसमें भी हम सैनिटाइजेशन हम कर रहे हैं। राज्य में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर बल्क मिल्क सेंटर बनाए गए हैं, जहां किसान अपना दूध बेच सकते हैं। यहां पर किसानों को दी जा रही सुविधाओं से किसान काफी खुश हैं। 5 लीटर दूध सवेरे, 5 लीटर शाम को लेता हूं। और यहां लॉकडाउन के दौरान हमारे गांव में या किसी कस्बे में
सुना भी नहीं है भी अच्छी प्रकार से काम चल रहा है। यहाँ पर सरकार की हिदायत के अनुसार फॉलो करते हैं सरकार के कानूनों को, उसी के हिसाब से दूध लेकर आते हैं, भाई दूध की किल्लत ना रहे। हरियाणा में किसी प्रदेश मदेश में दूध की किल्लत ना लग रही, इसलिए साफ बर्तन में, स्टील के बर्तन में उसको अच्छी तरह मांझ के धोगे, बढ़िया तरह अच्छी तरह पशु को नुहा के बढ़िया तरह दूध ला के देते हैं। लॉकडाउन के बीच दी जा रही वीटा की सेवाओं से ग्राहक भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे रख के संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, ताकि ये तो एक दूध, नशा, घी वगैरह हमारे शरीर के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। वीटा के राज्य भर में 4000 कर्मचारी, 6 मिल्क प्लांट्स, 175 बीएमसी केंद्र, 500 से अधिक वीटा बूथ के साथ साथ 3200 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध से अधिक की बिक्री होती है। इसके अतिरिक्त वीटा लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम जैसे उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध करा रहा है। डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ का ये प्रोडक्ट वीटा पूरे देश में उचित दाम और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यह अपने से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को कई सारी योजनाओं का लाभ दे रहा है, जिससे राज्य के अन्य दुग्ध उत्पादक किसान दिन प्रतिदिन इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। पंकज शर्मा के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, हिसार। एक ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज हम 1 महीना 15 दिन के बाद यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ, तो मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ जो जितने भी मतलब इस फील्ड में, इस महकमे में जितने भी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दे के आज हमें इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि हम आज सेहत सलामत अपने घर से मतलब डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ। उत्तराखंड के किसान बेहद खुश हैं। खेतों में तैयार खड़ी फसल अब बर्बाद नहीं होगी। लॉकडाउन के बीच किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। उन्हें कटाई, बुआई और फसलों की ढुलाई के लिए विशेष अनुमति और सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किसान अब खेतों में वापस लौट आए हैं। किसानों की उपज की खरीद और बिक्री के लिए सरकार ने केंद्र बनाए हैं। फसल कटने के बाद खाद्य सामग्री को मंडी तक ले जाने व मंडी से अन्य इलाकों में बेचने के लिए भी पास जारी कर अनुमति दे दी गई है। जब कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में 6-6 हजार रुपए हमारे निधि, हमारे खातों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाले हैं, वो एक हमारे लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है। राहत दी गई है किसानों को काम करने के लिए और मंडी तक हम अपना पहुंचा रहे हैं सब्जियां वगैरह, तो उसमें ठीक था। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार जिला प्रशासन ने सभी किसानों को कोविड-19 से बचने के लिए सभी दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। किसानों को मुंह पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व बार-बार अपने हाथों को धोने की जानकारी दी जा रही है। हरिद्वार जनपद में किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिला प्रशासन ने तहसीलों के माध्यम से किसानों को पंजीकृत कर अग्रिम किस्त बैंकों के माध्यम से उनके खातों में वितरित कर दी है। सबसे पहले तो जिला प्रशासन ने सभी काश्तकारों को फ्री मूवमेंट अलाउ किया है। इस समय गेहूं की हार्वेस्टिंग भी चल रही है और सब्जियों की भी तुड़ाई चल रही है, तो किसान अपने खेतों तक जा रहे हैं, तुड़ाई कर रहे हैं। मंडी तक भी पहुंचने के लिए उनको पास दिए गए हैं। उनकी गाड़ियों को भी मुख्य कृषि अधिकारी महोदय के द्वारा पास दिए गए हैं और लोकल बाजार में बेचने के लिए मंडी से इतर भी उनको सुविधा दे दी गई है कि वो मंडी से अलग बेचना चाहें तो वो बेच सकते हैं। खेतों में काम करते किसानों को सुकून है कि अब लॉकडाउन के दौरान उन्हें अपना माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे उनकी माली हालत भी दुरुस्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हरिद्वार।
लॉकडाउन के चलते बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई संस्थाएं हैं जो आगे आकर लोगों को मदद कर रही हैं। वाराणसी में भी महादेव सेवा समिति नाम की एक ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रही है। इस बारे में और जानकारी ली है हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। ये महादेव सेवा समिति का कार्यालय है, वो महादेव सेवा समिति जिसमें डॉक्टर, वकील, व्यापारी, पत्रकार सभी इसके मेंबर हैं। ये लोग इस तरह के हैं, इस तरह का सेवा भाव रखते हैं महादेव सेवा समिति के लोग कि लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में, उन लोगों को प्रशासन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। महादेव सेवा समिति के सदस्य जो है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या गमछा लगाना, इसके अलावा यहाँ पर चूंकि डॉक्टर भी इसके सदस्य हैं तो थर्मल स्कैनिंग करके लोगों को इस कार्यालय के अंदर आने दे रहे हैं। और इस कार्यालय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से खाना बना रहे हैं। इसके व्यवस्थापक जो इसके अध्यक्ष हैं, ये किस तरह से आप लोग इसको कर रहे हैं, क्या भाव लेके? हमारे समिति के करीब 18-20 मेंबर हैं जो हम लोग सब लोग मिल के और ये काम कर रहे हैं। सभी लोग अपना पैसा जुटाए और उससे ये हम लोग की कोई गरीब भूखा न रहे। अपने क्षेत्र में जहाँ भी है प्रशासन के सहयोग से हम लोग दे रहे हैं। प्रसाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बाबा भोलेनाथ का भोग लगाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद मिलाने के बाद सब पैकेट में करके लोगों को दिया जाता है। हम लोग सब लोग यही चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई आदमी भूखा न रहे। अपना प्रयास तो पूरा यही रहेगा कि किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये भगवान विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का जो दूसरा नाम महादेव है, और बाबा यहाँ पे मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है काशी में। ऐसा ही भाव इन लोगों का भी है कि इस काशी में, बनारस में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। देश भर में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू हो गया है। केरल के कोझिकोड में कुछ दुकानें खुली और सब्जी मंडी में हल्की रौनक लौटी है। लोग जरूरी सामानों की खरीदारी करते हुए नजर आए। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन होने के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लॉकडाउन के बाद की अवधि छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी होगी। इसी मकसद से अकोला के माइक्रोबायोलॉजिस्ट कुशल सिन्नाट सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को घर पर ही विज्ञान की जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं मुश्किलों में भी जो हिम्मत न हारे उसे सच्चा इंसान कहते हैं। इस संकट काल में भी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, इसको लेकर अध्यापक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न एक्टिविटीज ग्रुप के द्वारा बच्चों को भेजते हैं। वीडियो के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब विद्यार्थी घर में बैठे ही ऑनलाइन व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से देते हैं, जिसके कारण बच्चों को लॉकडाउन के समय में अच्छी शिक्षा मिल रही है। और विशेष बात यह है कि सवालों के सही जवाब देने वाले छात्रों को इनाम के तौर पर सैनिटाइजेशन किट को उपहार में दिया जाता है। हर जगह यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं जिसमें शिक्षक सिखा रहे हैं और विद्यार्थी उसमें से सीखने का प्रयत्न करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयत्न मैंने भी किया। शिक्षक अपने घर से ही विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। मैंने फन साइंस विद कुशल सर नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जिसमें अलग अलग राज्यों में से 220 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया। इस गतिविधि में घर पर 2 दिनों में विज्ञान विषय पर विभिन्न एक्टिविटीज की जाती है और इसका वीडियो समूह के साथ साथ यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाता है। विभिन्न आयु के छात्र, शिक्षक और अभिभावक प्रदर्शन देखने के बाद सवालों के जवाब देते हैं। अगले दिन प्रदर्शन के संदर्भ में व्याख्या करने वाला एक वीडियो भी अपलोड किया जाता है। इस उपक्रम के कारण लॉकडाउन के समय में बच्चों को घर से ही शिक्षा प्राप्त हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग भी निभाई जा रही है। घर से अध्ययन करने के लिए ऐसी पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, मानवीय गतिविधियां कम होने से और औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से पर्यावरण में काफी सुधार देखा गया है। हरिद्वार में भी गंगा जल का प्रदूषण काफी कम देखा गया है। इसके चलते कई शोध एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड द्वारा गंगा जल के नमूनों की जांच के बाद ये पाया गया है कि गंगा जल में प्रदूषण की मात्रा में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है और गंगा जल फिलहाल सभी मानकों पर खरा उतर रहा है और इसे बैक्टीरिया रहित
करके पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए भारत में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रकृति की सुंदरता साफ नजर आ रही है। इन दिनों हरिद्वार में गंगा नदी का पानी एकदम साफ हो गया है, इतना साफ कि नदी के नीचे जमीन की सतह साफ नजर आ रही है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BHEL की PCRI एजेंसी द्वारा हाल ही में गंगा जल के देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक नमूने एकत्रित करके प्रयोगशाला में जांच की गई, जिसके बाद ये पाया गया कि गंगा जल B श्रेणी से अब A श्रेणी में आ चुका है। जो पानी नहाने योग्य भी नहीं था, अब पीने योग्य हो चुका है। इसी संबंध में रुड़की के एक विख्यात तकनीकी संस्थान के शोधार्थी छात्र ईशांत शर्मा ने भी गंगा जल का परीक्षण करके बताया, इसमें TDS की मात्रा 72 के आसपास है तथा pH लेवल भी 8 के आसपास पाया गया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के उन मांगों को भी पूरा करता है जिसमें पानी को पीने योग्य पाया गया है। यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पीने के पानी के लिए 500 TDS तथा pH लेवल 6.5 से 8.5 तक माना जाता है। इसमें TDS जो है इस समय 72 के आसपास आ रहा है, 73 72 के आसपास है। ये TDS जनरली RO वाटर जो हमारे घर में एक्वागार्ड लगा होता है उसमें आता है। पानी की गुणवत्ता में आया असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं हरिद्वार में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन प्रसिद्ध घाटों पर आवाजाही लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में यहाँ पानी के स्तर में काफी सुधार आया है। जैसे घरों में RO या एक्वागार्ड में हम देखते हैं कि जो pH लेवल है और TDS लेवल है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमने रैपिड टेस्ट के जरिए आपको दिखाया कि गंगा का जल जो है आज पीने के योग्य यानी आचमन के योग्य हो चुका है। तो निश्चित रूप से आज हम ये सीख लें, यदि प्रकृति शुद्ध होगी तो हमारे जल जंगल जमीन भी सुरक्षित रहेंगे और हम स्वस्थ व निरोगी रहेंगे और चिरकाल तक इनका जो है हम उपयोग कर सकते हैं। देवेंद्र शर्मा, हरिद्वार। कोरोना की इस लड़ाई में योद्धाओं के रूप में लड़ रहे हमारे डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए देश में PPE किट्स का निर्माण जोरों पर है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित एक कंपनी द्वारा रोजाना 10,000 से अधिक PPE किट्स बनाए जा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। हर जंग में योद्धाओं के लिए उनका सुरक्षा कवच काफी अहम होता है। कोरोना की इस लड़ाई में योद्धाओं के रूप में लड़ रहे हमारे डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए PPE किट किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। ऐसे में इन PPE किट्स की कमी न हो, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार ने इसके निर्माण पर जोर दिया है। सुरक्षा मानदंडों के मद्देनजर कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी ये किट्स बनाने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पिछले 1 महीने से दिन रात PPE किट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मौजूदा स्थिति में इस कंपनी में रोजाना 10,000 से ज्यादा PPE किट बनाए जा रहे हैं। हम आज के दिन में 10,000 से 12,000 पीस का हमारा प्रोडक्शन है और अभी तक हमने लगभग 50,000 प्लस PPE किट्स पैन महाराष्ट्र में दे दिए। और इस तरह से अभी हम लोग का टारगेट है कि हम जल्द से जल्द एक सदर्न महाराष्ट्र की हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री में हम लोग एनलिस्ट हो एंड हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और 20,000 किट्स के आसपास हमारा टारगेट है पर डे का रीच करने का। 50 श्रमिकों के साथ सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा PPE किट का उत्पादन करने में खास ध्यान दिया जाता है। कंपनी के माध्यम से किट को राज्य के कई सरकारी कार्यालयों जैसे सरकारी अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों, सेना, जिला परिषद, जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजा जाता है, जिसका फायदा राज्य में काम कर रहे कई कोरोना वॉरियर्स को मिल रहा है। जाहिर है ऐसे दौर में हमारे स्वास्थ्य कर्मी योद्धाओं के लिए ये किट बेहद अहम है, जो ऐसी मुश्किल घड़ी में कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। सांगली से सरफराज सनदी के साथ मुंबई ब्यूरो, DD न्यूज। एक ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होंगे, देखते रहिए DD न्यूज। Should I wear a medical mask? If you are healthy, you only need to wear a mask if you are taking care of a person with suspected COVID-19 infection. You could wear a mask if you are coughing or sneezing. Masks are effective only when used in combination with frequent hand cleansing
with alcohol-based hand rub? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, वहीं 2,47,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां तक 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 164 लोगों की मौत हो गई है, जो 18 मार्च के बाद से एक दिन में मौत की सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 25,264 हो गई है और इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 2,17,466 हो गई है। इटली की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 174 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के पहले दिन के बाद से ये मौत का सबसे कम आंकड़ा है। इटली में कोरोना से 2,10,717 लोग संक्रमित हैं, वहीं 28,884 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। ब्रिटेन की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण से 315 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 28,520 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 18,07,842 हो गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा निदेशक ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के चलते अस्पताल में भर्ती होने और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। फ्रांस में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 135 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में कोरोना से 16,08,925 लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से 24,900 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि वर्ष के अंत तक कोरोना वायरस वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हम इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन 1 साल से 18 महीने की अवधि में बन सकती है और वैक्सीन को विकसित होने और वितरित होने में कई साल लग सकते हैं। We are very confident that we're going to have a vaccine at the end of the year. By the end of the year, have a vaccine. We're going to lose anywhere from 75, 80 to 100,000 people. That's a horrible thing. We shouldn't lose one person over this. This should have been stopped in China. It should have been stopped. But if we didn't do it, the minimum we would have lost is 1.2 million, 1.4 million, 1.5 million. That's the minimum. We would have lost probably higher than, it's possible, higher than 2.2. और आइए अब अंत में आपको दिखाते हैं कि किस तरह सितारे लॉकडाउन के बीच लोगों को देश की एकता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।